चलें जी, तो हमने अपनी लास्ट क्लास में ड्राफ्टिंग शुरू की थी ऑडिट रिपोर्ट की, और ऑडिट रिपोर्ट में भी सबसे पहले, सही जी, सबसे पहले आपने ये देखा था कि ओपिनियन ड्राफ्ट करते हुए आपकी कंसिडरेशंस क्या होनी चाहिए। तो आपने कहा था कि भाई सीधी सी बात है, हम सबसे पहले देखेंगे कोई मिस स्टेटमेंट है या कोई स्कोप लिमिटेशन है या नहीं है, और फिर देखने के बाद कि है या नहीं है, फिर डिसाइड करेंगे मटीरियल है या परवेजिव है, डिपेंडिंग अपॉन कि सिचुएशन क्या है। रट्टा नहीं लगाना किसी चीज़ का। फिर हमने ये कहा कि ड्राफ्टिंग की एक टेक्निक बनाई, उससे अगर आप डेविएट हुए तो फिर मसला आपका अपना था। हमने कहा ड्राफ्टिंग टेक्निक ये है कि पहले आप सिचुएशन को असेस करें, यानी सिचुएशन से चीज़ उठाएं और बताएं कि उससे मसला क्या है, या वो मिस स्टेटमेंट है या वो स्कोप लिमिटेशन है। अच्छा, अगर है भी तो क्या वो मटेरियल है, इमटेरियल है या परवेजिव है, और फिर बताओ एज अ रिजल्ट कि वो मटेरियल है, परवेजिव है, इसको ऑडिट ओपिनियन पे इम्पैक्ट क्या आएगा। देखो हमने लिखा भी था, सिचुएशन पिक करनी है, रिप्रोड्यूस करना है उसको समराइज वे के अंदर, और फिर बताना है कि उस सिचुएशन में क्या स्कोप लिमिटेशन है, क्या मिस स्टेटमेंट है। अगर है भी तो ये बताएं कि क्या वो मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन इमटेरियल है, मटेरियल है या, और फिर बता दें आपका ओपिनियन क्या होगा। तो मैंने जो एग्जांपल दी थी, हमने कहा था उसमें इवेंट्स और कंडीशंस हैं। दिस सजेस्ट दैट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ, यानी उसमें इशू था कि एंटिटी इज नॉट एबल टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, एन एंटिटी हैज प्रिपेयर्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस। ऐसा है? अच्छा, दिस मिस स्टेटमेंट इज ऑफ परवेजिव नेचर, दिस मिस स्टेटमेंट इज ऑफ because it relates to the overall financial statement, hence the auditor will give adverse opinion. अच्छा, जो हमने सवाल किया था पास पेपर में, उसमें डिस्क्लेमर था रीजन एविडेंस अवेलेबल नहीं था। जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं उसमें एविडेंस अवेलेबल है। क्लियर है? दोनों में फर्क है। अच्छा, अब अगर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं है, तो हमारे लिए ओपन ग्राउंड होगा रिपोर्ट देने के लिए कि अगर गोइंग कंसर्न होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो गोइंग कंसर्न पे क्या लिख रहा है भाई? क्या पागल हो गया क्या? क्या हो गया ये? अच्छा, मैं भी पढ़े जा रहा हूं, मतलब मैंने कहा अब खत्म होगा इधर। चलो खैर, एनीवेज हमने कहा इसका पार्ट बी पे आते हैं। पर एक सेकंड, यहां पे जब आप किसी भी, मैं इसमें कोई हिंट नहीं दूंगा, करना तो मैं खुद है। करना यह है, इसमें जो सोचने की बात है वो ये है कि जब आपको सवाल मिले और आपको पता नहीं हो कि मैनेजमेंट ने सही किया या नहीं किया, तो आप बोलेंगे हम रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट को, अगर सही कर लेगा तो ये ओपिनियन, नहीं करेगा ऊपर की बातें सारी सेम रहेंगी। सिचुएशन को इवैल्यूएट करो, मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है ये बताओ। क्योंकि देखो एक चीज है, इससे पहले, क्योंकि देखो जब मैं कह रहा हूं ना तो बड़ा फोकस होकर सुनना है। ऊपर वाला जो केस था जो कल क्लास में किया था, लास्ट क्लास में किया था, उसके अंदर हमें पता था कि वो हमें सबूत नहीं दे पा रहा, तो सीधी सीधी स्कोप लिमिटेशन थी। एग्रीड? बाज औकात ऐसा होगा वो बोलेगा, सवाल में लिख के देगा कि एंटिटी इसकी अकाउंटिंग सही नहीं कर रही, तो इसका मतलब है वो स्टेज तो पार हो गया, अब मिस स्टेटमेंट है और आपने सीधा बताना है कि अब क्या होगा। अच्छा, व्हाट इफ कि आपको एक गलती दिख रही है पर इसमें बता नहीं रहा कि इदारे ने क्या किया हुआ है, तो आपके पास दो ग्राउंड्स हैं, ये तो ये लिखो कि सही कर लेगा या तो नहीं करेगा। सही कर लेगा तो आई बिलीव कि आपको बोलना है कि ओपिनियन पे कोई इंपैक्ट, और फिर अगर सही नहीं करेगा तो डिपेंड करना है कि मॉडिफिकेशन भी किस नौयत की है, मटेरियल है, परवेजिव है, वो सारी चीजें। आपका टाइम शुरू होता है, अब जल्दी से ये लिख के बताओ पार्ट बी, जल्दी, और इसको मैं वैसे ही पोस्ट कर रहा हूं।
मास वेरी गुड, बस आखिरी की जो 4 लाइनें ना वो नहीं लिखनी थी। सही है, बाकी सही है। मैं रीड नहीं कर रहा क्योंकि ये लोग लिख रहे हैं। भाई का मुश्किल हो गया क्या बंद करना? पोस्ट करो, वहीं रीड करता हूँ। कौन सा बटन था भाई? नहीं, ये नहीं बताऊंगा, आसान पूरा लिखो फिर। हाँ भाई, किया पोस्ट वहाँ पे? पहले जनरल पे लिख के कर दो, तस्वीर लेके। अच्छा, बाकी सही लिखा है। फेल्स टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट की जगह लिख दो इफ द एंटिटी फेल्स टू मेक द एडजस्टमेंट। सही है। इफ द एंटिटी फेल्स टू मेक द एडजस्टमेंट, यानी अगर एंटिटी एडजस्टमेंट नहीं करती, कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट लिखा है ना तुमने? नहीं, उसको कह रहा हूँ, वो उसने लिखा था ना। हाँ भाई, अभी सो फार एक ही आया है फेसबुक पे। ये रेफरेंस वाली बात हटा देना मुस्तफ़ा, बाकी सही है। नहीं आ सकता मुस्तफ़ा।
अच्छा भाई, एक और आ गया है, अब्दुल्ला अली। ये बिल्कुल सही लिखा है यहाँ तक, वेरी गुड। न्यू रेगुलेशन इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट पोस्ट ईयर एंड। पोस्ट ईयर एंड तो नहीं हो रही रेगुलेशन, ईयर एंड से पहले हो रही है। ये गलत लिख दिया अब्दुल्ला भाई। गलत अली, बिल्कुल गलत। बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं होगा शहीद, रेलेवेंट वर्ड होगा, बाकी सही है। फवाद बिल्कुल सही है जानी। वालेकुम सलाम। चलें, फेसबुक पे भी वलीद ने लिखा है इसके बाद। चलें अब हम रीड कर सकते हैं, सफिशिएंट टाइम आ चुका है। वलीद लिखते हैं, एज द गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड अ न्यू रेगुलेशन ड्यू टू विच डिमांड फॉर दिस पर्टिकुलर मेडिसिन विल रिड्यूस सिग्निफिकेंटली एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देयर विल बी अ ह्यूज एनआरवी लॉस। पर आपने अमाउंट नहीं लिखी है कहीं। आई थिंक इसमें अमाउंट हम लिख सकते हैं ना, कि एनआरवी लॉस कितने परसेंट होगी? 30%। यानी आप ये कह रहे हैं इसमें से कुछ मेडिसिन तो बिक ही नहीं पाएगी, तो वो अल्टीमेटली उसका एनआरवी लॉस बुक होना चाहिए, क्योंकि उसकी एनआरवी हो जाएगी जीरो। ऐसा ही है। चलें जी, फिर आपने इन्होंने लिखा है कि इफ द मैनेजमेंट डिस्क्लोज दिस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो मैनेजमेंट कह रहा है डिस्क्लोज भी करेगी, ऐसा तो कोई सीन नहीं है। क्या मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड करना है? रिकॉर्ड करना है। अच्छा, इफ द मैनेजमेंट विल नॉट डिस्क्लोज एंड फेल टू एडजस्ट एनआरवी लॉस एंड इट विल बी अ मिस स्टेटमेंट, ऑर्डर विल गिव मॉडिफाइड ओपिनियन। वेरी रॉन्ग। हम अब मॉडिफाइड का अल्फाज यूज नहीं करेंगे, पर इसमें क्वालिफाइड से पहले आपने बताना पड़ेगा कि क्या ये मटीरियल है या नहीं है, या परवेजिव, व्हाट्सोएवर जो भी होता है। नहीं, पर देखो 14% इज नॉट परवेजिव। पूरे एफएस का अगर वो, ये तो प्रॉफिट का 14% है। अगर पूरे एफएस का कोई 15, 20, 25% हो तो समझ आता है कि परवेजिव है, ये मटीरियल है, ये मटीरियल है। अच्छा जी, हम अभी एफबी चेक कर लेते हैं। शहजिल अहमद ख्वाजा लिखते हैं, as the MPL has significant stock of medicine and due to government policy 30% of the MPL stock will not be saleable before the expiry, so management should record the NRV loss of 45 million for the expired stock and also carry other stock at lower of cost to NRV. If not, this will constitute a misstatement. Such a misstatement is of material nature as it exceeds 5% of PBT. ये भी सही है। So the auditor should express a qualified opinion if the management does not correct it, and also include in basis for qualified opinion the matter which gives rise to modification along with the quantification and description. चलो ये भी सही है, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि अगर वो सही कर लेती है तो क्या होगा। शहजिल ने ये बताया कि अगर सही कर लेगी तो कुछ भी नहीं होगा। What if corrected? Please write. यही सुना दे। हाँ जी, Firstly, the auditor shall ask the MPL to record the NRV loss of 45 million in its book.
If the MPA complies with the auditor and adjusts its inventory, सही है. then the auditor may pass unmodified auditor's report with unmodified. नहीं, ऑडिटर विल गिव अनमॉडिफाइड ओपिनियन बस. ओके, आगे. If MPL has disclosed the matter in its FS, then auditor may give emphasis of matter. देखो इस पे एम्फेसिस का मामला ही नहीं है, या तो रिकॉर्ड करेगा या तो नहीं करेगा. अगर वो नहीं रिकॉर्ड कर लिया तो वो अगर डिस्क्लोज कर रहा है कि हमारा इतना यूज नहीं तो देखो एम्फेसिस ऑफ मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन. ऐसा ही है ना, एम्फेसाइज कर देना इसका ये हरगिज़ मतलब ये नहीं कि वो रिकॉर्ड नहीं करेगा. रिकॉर्ड तो करना है, रिकॉर्ड करना तो अपनी चीज़ है. यानी वो IFRS की नॉन कंप्लायंस कर रहा है ना, और नीचे लिख रहा है कि मैंने अकाउंट्स किसके हिसाब से बनाए, IFRS के हिसाब से, जबकि वो उसको फॉलो नहीं कर रहा. एम्फेसिस वाला नहीं आएगा. However, if MPL does not comply and fails to make adjustment, then as the error goes beyond the materiality threshold, which is 15.3 million, which is 5% PBT, and the error being of 45 million, the auditor shall modify its report by giving qualified opinion and give reasoning in basis for qualified opinion. हाँ, तुमने लिखा सही है, पर थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया इसको. लिखा सही है. तुम सिंपल ये कहो कि एज द मिस स्टेटमेंट इफ नॉट करेक्टेड इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल बिकॉज इट इज अबव द 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स या 14% ऑफ PBT, जैसे भी लिखो, और फिर आगे कनेक्ट कर देना. अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे लिखा है समीर इकबाल ने, द गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड अ न्यू पॉलिसी ड्यू टू विच द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट विल डिक्रीज एंड 30% ऑफ द स्टॉक विल नॉट बी सेलेबल and will be expired. This matter should be emphasized in EOM. Wrong भाईजान, wrong. EOM नहीं आएगा. अब देखो ये फर्क होता है कि आपने पहचानना होता है कि हमें क्या करना है इसमें. चलें तो एक एक करके सुनते हैं. सुना दे. MPL is maintaining a significant stock of medicine, which is a major contributor to MPL's revenue, and government has classified it as a prescription-based drug. If 30% of stock will not be sellable before. अच्छा, इसने देखो इन्होंने जो लिखा है ना, सब देखो. अच्छा, रिक्वेस्ट मेरी ये होती है कि बातें नहीं, आप सबके आंसर्स पे फोकस करें. हो सकता है कि उसमें से कुछ गलतियां आपने भी की हो तो वहीं काट देना. अच्छा, इन्होंने ये लिखा है कि पूरी कहानी तुमने कॉपी पेस्ट कर दी है यहाँ पे. मैंने जब ये लिखना सिखाया था, मैंने क्या लिखाया था, रीप्रोड्यूस है ना, कि आपका जो आइडिया है वो कन्वे हो जाए. अब वापस से रीड करो. हाँ, MPL has maintained a significant stock of a medicine, which is a major contributor to MPL's revenue. अच्छा देखो, आप मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर तो है जो MPL रेवेन्यू, ये वो लिखने की कोई नीड भी नहीं है. आप सिंपल ये बोलो कि एक स्टॉक है जिसके लिए रजिस्ट्रेशन पास हुई है, अब वो आगे नहीं बिक सकती बिफोर एक्सपायरी. Hence, this has to be adjusted for NRV losses. आगे बताओ. When government has classified it as a prescription-based drug, if 30% of stock will not be sellable before the expiry, so NRV loss should be recognized in MPL's FS. If MPL recognize सही है. If MPL recognize the NRV loss in its books, then auditor shall express unmodified opinion. सही है. ऑडिटर अनमॉडिफाइड. Has to recognize the inventory to recognize the NRV loss, then still it will be considered as an immaterial misstatement because it does not exceed the materiality threshold of एक्सीड कर रही है नहीं कर रही? 4.5 million, 45 million, 45 ये बन मार दिया ना बल्लू. सही है. तो आप, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कैलकुलेटर पे गलती हो जाए और मटेरियल इमटेरियल हो जाए तो क्या होगा? तो ये मसला है. तो ये मसला है. जानी वो ख्याल से जी आप सुनाओ, फिर इसके बाद आप. सही है, पहले आप सुना तो फिर आप फ्री है. जल्दी. The government implemented a new regulation on the drug, which is a major contributor to ML's revenue. The entity will have to write down its inventory. Since the 30% of inventory cannot be sellable before its expiry date, the auditor will issue a qualified opinion as this misstatement will be considered material as it exceeds the materiality threshold of 15.3 million, that is 5% of PBT. अच्छा, पर तुमने इसमें ये नहीं बताया कि वो अगर सही नहीं करती तो मैं ये करूँगा. आगे लिखा है, चलो आगे बताओ. In this case, the basis of qualified opinion paragraph will be inserted immediately after the qualified opinion paragraph, which will describe the matter giving rise to such modification. If the issue is resolved, नहीं भाई, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुमने ऊपर ये नहीं लिखा ना कि अगर मैनेजमेंट ने सही नहीं किया तो ये करूँगा, वो मिसिंग. पहले देखो, दो चीज़ें हैं ना. आप ये कह रहे हो कि ये इशू है, एनआरवी लॉस बुक होना चाहिए.
अगर वो एनआरवी लॉस बुक नहीं करेगी तो ये मेजर्स होंगे, कर लेगी तो कुछ भी नहीं है। तो तुमने ऊपर ये नहीं बताया क्या वो नहीं करेगी तो मैं ये एक्शन लूंगा, एग्रीड? हाँ वो कोई मसला नहीं है, अभी हम इम्प्रूव कर लेंगे। तुमने बात सही लिखी है, खाली ऊपर ये जोड़ देना कि अगर उसने ये सही नहीं किया तो मैं ये करूंगा। ये उसने पूछा ही नहीं है, क्या कह रहा है? ऑडिट रिपोर्ट। वो ये नहीं कह रहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इंपैक्ट आएगा ये बताओ, वो क्या कह रहा है? इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, दैट्स इट। सही है, आप सुनाओ जानी। अच्छा, we cannot use the word impairment of inventory. We have to say that it will result in NRV losses. Impairment is related to non-financial assets, that is PP. सही है, आगे। The effect of this adjustment is 45 million, which is above materiality level of 15.3 million. Therefore, it is a material. Therefore, it is considered to be a material misstatement. सही है, आगे बताओ। Management does not record it will be misstatement whose effect is material. Other will express qualified opinion and will express nature of misstatement and basis for qualified opinion. Very good यार। If management record this adjustment, then other will express unmodified opinion. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बेहतरीन। अच्छा जी, अब हाँ पहले आप सुना दो फिर आप सुना देना, सही है। Due to the implementation of the new regulation, 30% of the stock will not be saleable before its expiry date. Therefore, MPL should record this drug lower of cost or NRV as it will become obsolete with time. If the management records the NRV loss related to this drug, then the auditor shall express an unmodified opinion. If the management does not record the NRV loss of 45 million, this will be considered as a misstatement of material nature as it exceeds the materiality level of 15.3 million. Hence, the auditor shall express a modified opinion. He will also explain the basis of modification. अच्छा नहीं, अब देखो यहाँ पे आपने वो मॉडिफाइड ओपिनियन लिखा ना, अब यहाँ पे लिखेंगे क्वालिफाइड ओपिनियन, ये सही करना है। आगे नहीं, वो आगे बताते हैं, ही विल एक्सप्लेन। He will also explain the basis of modification basis for qualified opinion section. हाँ, पर आपने लिखना ये है कि द ऑडिटर विल एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। सही है ये। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा सॉले शपाटर भी ऑनलाइन है, वो भी देख रहा है। एक मिनट रुकना, खाली मैं देख लूँ, वो ऑनलाइन चेक कर रहा है ना? सॉले जिंदा है ना? तू बैठा हुआ है ना यहाँ पे? कर रही है ना? हाँ, ताकि मिस नहीं हो जाए ना, वरना बच्चे फिर। हाँ जी, अब पहले एक मिनट ये, फिर मैं सुनता हूँ। हाँ जी, आप बोल रहे थे, सुनाए। MPS maintained a significant stock amounting to 150 million of a medicine which contributes considerably in the company's profit. During the year, the government has implemented a regulation which classifies this medicine as a prescription-based drug. अच्छा एक मिनट, सॉरी यहाँ पे रुक के बोलूँगा। जैसे आपने जैसे उसको बोला ना सिचुएशन को, जैसे इन्होंने भी लिखा था, तो आपने सिचुएशन को स्ट्रेच नहीं करना, यानी यू नीड टू पिक आउट द मेन थीम ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, कि आपको रीफ्रेश करके उसको समराइज करना है थोड़ा सा, कि भाई मसला ही है कि आप बोलेंगे कि एक ड्रग है जो प्रिस्क्रिप्शन बेस पे कन्वर्ट हो रही है, जिसकी वजह से मैं फ्यूचर में ये चीज़ें बेच नहीं पाऊंगा, तो बस वो इसलिए ताकि स्ट्रेच नहीं हो। वो सही है, आपने पूरा सिनेरियो रिप्रोड्यूस किया, तभी मैं यहाँ पे क्या लिखा है, पिक सिचुएशन फ्रॉम द क्वेश्चन रिप्रोड्यूस इन अ समराइज वे, यू नीड टू कन्वे योर आइडिया। अब आप ऐसे ही तसव्वुर करें कि आपसे कोई पूछ रहा है कि यार क्या गलती है एफएस में, तो आपने हाथ बंद, आप बोल रहे हो अच्छा क्योंकि इसके मेजर कंट्रीब्यूटर है और ये कंट्रीब्यूटर है तो इसलिए वो ज़्यादा बिकती है और वो प्रिस्क्रिप्शन बेस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो पार्टनर बोलेगा भाई पूछ क्या रहा हूँ। नहीं तो नहीं, वो तो सही है, पर देखो रिप्रोडक्शन ऑफ अ सिनेरियो इज नॉट अ रिक्वायरमेंट बेसिकली, उसके नंबर नहीं है ना, आप नंबर तो उसके लोगे जो कॉन्टेक्स्ट है। तो मुझे ये बात समझ आ रही है कि एक प्रोडक्ट है जो आज तक बिक रही है, आप लिखो, ये मैं नहीं कह रहा,
सिंस गवर्नमेंट ने, यूं लिखता मैं होता तो मैं लिखता सिंस गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस की है मेरे मेजर प्रोडक्ट के अगेंस्ट में जो कि अब बिक सकता है सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे, एज अ रिजल्ट उसमें से इतना माल 30% का माल जो भी है वो बिफोर एक्सपायरी बिक, तो मैंने भी वही बात कर ली बट इन अ वेरी समराइज्ड वे। भैया आगे बताएं। Consequently, the demand for the medicine will be reduced and 30% of the stock will not be sold before its expiry. If the management does not report a 45 million NRD loss, it will be considered to be a misstatement. However, if the management caters this matter rightly, then there would be no adjustment. This statement is of material. There will be no adjustment या there will be no modification। नहीं, अगर देखो, अगर उसने एक देखो यूं नहीं, अगर मैनेजमेंट ने सही कर लिया तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं आएगी रिपोर्ट में। द ऑडिटर विल इशू अ अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। अच्छा, इफ मैनेजमेंट सही नहीं करती तो आप लिखेंगे द ऑडिटर विल गिव अ क्वालिफाइड ओपिनियन एज द मिस स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड टू बी बिकॉज इट एक्सीड्स मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड ऑफ XYZ अमाउंट। तो ये आपने समा बांधना है। आगे This misstatement is of material nature as it constitutes 14.7% of the profit. Thus, the auditor will give a qualified opinion if NRD loss is not recorded. हाँ, अब देखो ये हमने 2-3 बार रिपीट किया है ना। आप बस 2 बातें ऊपर बताएं कि NRV लॉस रिकॉर्ड होना चाहिए। अब 2 बातें, या तो करेगी या तो नहीं करेगी। अगर रिकॉर्ड कर लिया अनमॉडिफाइड ओपिनियन, इफ द मैनेजमेंट फेल्स टू डू सो द ऑडिटर विल गिव अ क्वालिफाइड ओपिनियन बिकॉज द मिस स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल। एंड वाई मटीरियल, पे यहां से बात निकालो, बिकॉज इट एक्सीड्स द मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड ऑफ रुपीज दिस कैलकुलेटेड एज, ब्रैकेट में लिखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5%, या जो आपने लिखा इट रिप्रेजेंट्स 14% ऑफ प्रॉफिट, तो भी वही ज्यादा ही निकल रहा है ना जो भी मिस स्टेटमेंट है। तो लिखने का तरीका सही है, सीक्वेंस आगे पीछे करनी है। Sequence तो सर मैंने आप वाला follow किया है. पर उसमें ज्यादा हो गया ना, वो है, पर उसको थोड़ा सा कंसाइज करना है। हाँ जी अहमद, रीड करो। Since that year, government has implemented a new regulation on reclassification of medicine into prescription-based drug. This impact will be effective from 1st December 2024, which falls in the year end of MPL. Further, this medicine is a major portion of MPL sales, so eventually the sales will be declined due to any non-compliance with this new regulation. Considering these facts and यानी ये बिल्कुल इररिलेवेंट है। यानी ये फैक्ट्स जो तुमने लिखे हैं ना, ये कहानी को देखो, जब आप सोल्यूशन बनाते हो ना, ये सवाल का जवाब देते हो, तो आपकी डायरेक्शन बड़ी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि उसके पास बहुत सारी कॉपीज आएंगी चेक होने के लिए। तो मैं हमेशा ये बच्चे को कहता हूँ कि उसको बोर नहीं करना है, उसको बताओ काम की बात। तुमने जो बातें की है ना कि ये मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है, सेल है, ईयर एंड से पहले हुआ है, माना, कंसाइज करो उसको। लेजिस्लेशन ईयर एंड से पहले पास हुई है जो ये बता रही है कि अब ये प्रोडक्ट प्रिस्क्रिप्शन के बगैर एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से 30% ऑफ द इन्वेंट्री बिफोर एक्सपायरी नहीं बिक पाएगी, इसकी वजह से हमें एनआरवी लॉस बुक करना होगा ईयर एंड से पहले। अब इफ द मैनेजमेंट डू सो फेल्स टू डू सो, दोनों केसेस बताने। तो मैं ये बता रहा हूं कि क्योंकि तुमने अगर सवाल की थीम गलत शुरू की ना, वो परसेप्शन बना लेगा रीड करते हुए कि इसको पता नहीं है आगे। तो मैं वैसे अपना रीडर के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं क्यों सेव करता हूँ। मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूँ, देखो मैं उस रिस्क को हैच करता हूँ कि ना एग्जामिनर बोर नहीं हूँ, बोले कॉपी है सही है भाई, गोल्ड मेडल वाली नहीं लिखी हुई चीज़, बस लिखी हुई है जो देख के टारगेटेड बात हो रही हो। मैं तुम्हें अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मेरे पास कॉपी चेक होनी आएगी, मैं शुरू की 2 लाइनों में बोर हो गया ना अगर, आई विल नॉट इवन बॉदर टू गो बियॉन्ड। मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, सीधी सी बात है यार, मतलब कोई भी तुम एक ह्यूमन साइकी से खेलो ना पेपर में, इतनी कॉपीज आती हैं चेक होने के लिए, व्हाई यू आर रिस्किंग योरसेल्फ। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ, मैं इसलिए रिकमेंड भी करता हूँ कि बी वेरी कंसाइज, गो वेरी कंसाइज, जहाँ रिक्वायरमेंट जितनी है उतना बताओ। अब तुमने आगे बेशक सही लिखा होगा, वो रीड भी करो, मैं सुनता हूँ, आगे रीड करो। नहीं वो लिखा है उसने उस पर लिखा है फेसबुक पे। हाँ जी पर why it has to record the loss, ये तुमने नहीं लिखा ना ऊपर, यही तो मिसिंग बात है। देखो उसने लिख दिया कि उसने पूरी कहानी बताई कि रेगुलेशन पास हुई है, ये हुआ ये हुआ ये हुआ है, पर तुमने ये नहीं लिखा कि लॉस रिकॉर्ड होना मेन वजह ये थी कि वो एक्सपायरी से पहले नहीं बिक सकता।
तो जो तुमने क्रक्स मिस कर दिया ना, वही तो बता रहा है कि मिस स्टेटमेंट है। अगर तुमने वही बता दिया रिकॉर्ड करना है, भाई कोई तो क्लाइंट को तुम बोल रहे हो रिकॉर्ड करना है, या पार्टनर को तुम बोल रहे हो फर्म में रिकॉर्ड करना, बोलेगा क्यों भाई, तो तुम क्या जवाब दोगे कि 30% माल एक्सपायरी से पहले बिक, तो एनआरवी लॉस बुक करा उसका आज। बात क्लियर है? तो वो तुमने क्रक्स को मिस कर दिया। जब वो क्रक्स मिस हुआ तो तुम जवाब भी नहीं है तुम्हारे पास मिस स्टेटमेंट करने का। क्लाइंट, अच्छा तुम क्लाइंट के पास गए लॉस बुक कर, बोलेगा क्यों, तुम बोलोगे बस करना है बुक, तो तुम बोलोगे ना कि भाई खराब हो जाएगी इन्वेंट्री, नहीं बिकेगी, तुम्हें पता है आज, लॉस बुक करो उसका। एग्रीड? तो ये एक चीज है जो अभी करेक्ट करनी है। अच्छा यहाँ पे राबेल ने लिखा है कि एमपीएल मेंटेन्स अ सिग्निफिकेंट स्टॉक ऑफ अ पर्टिकुलर ओवर द काउंटर मेडिसिन रिपोर्टेड एट कॉस्ट ऑफ 150 million and from 1st December government has implemented a legislation that which causes 30% of the stock not be saleable before its expiry if the management write off। अच्छा अब इधर देखिएगा प्लीज, इधर इन्होंने लिखा है हैज इंप्लीमेंटेड अ न्यू रेगुलेशन विच विल कॉज 30% ऑफ द स्टॉक नॉट टू बी सेलेबल बिफोर द एक्सपायरी। अच्छा इन्होंने ये नहीं लिखा राबेल ने कि एज अ रिजल्ट एनआरवी लॉस हैज टू बी बुक्ड। पहले ये तो बताओ, इन्होंने डायरेक्ट यहां से शुरू कर दिया कि 30% इन्वेंट्री नहीं बिक सकती, तो अगर मैनेजमेंट रिकॉर्ड करेगी नहीं, पहले ये तो बताओ कि उसको करना क्या है, कि दिस विल रिजल्ट इन एनआरवी लॉस ऑफ ₹XYZ मिलियन, उसके बाद आगे जाओ। सही है राबेल? तो ये क्लियर करना है आपने, ये सही करना है। चलें, तो आपने ये सही करना था। इसके बाद बिफोर इट्स एक्सपायरी द मैनेजमेंट राइट ऑफ दिस अमाउंट, द अमाउंट। अच्छा एक तो जो तुम लोग राइट ऑफ का वर्ड लिखते हो ना, वो भी गलत है। एनआरवी लॉस बुक करना है। राइट ऑफ का मतलब है इन्वेंट्री तुम निकाल दो किताबों से, वो तो तब होगी जब तुम वहां पे जाके देखोगे कि अब नहीं बिक सकती, जाया हो गई। राइट डाउन कर दो उसको। राइट डाउन का मतलब है एनआरवी लॉस बुक कर लो, प्रोविजन बुक कर लो। राइट ऑफ का मतलब है नहीं बुक से निकाल देना। हाँ अगर बिल्कुल ही खराब हो गई है तो निकाल दो, तो मेक सेंस। इधर नहीं, पर कहने का मतलब यह है कि बिफोर एक्सपायरी अभी आ गई है, तो सेफ वर्ड है मेरे ख्याल से कि भाई आप उसको बोल रहे एनआरवी लॉस बुक कर लो। रिटर्न ऑफ का मतलब है तुम बोल रहे उसको किताबों से ही निकाल दो, जबकि एक्सपायरी अभी आना बाकी। हाँ इवेंट हो चुका है अभी, मुझे पता है कि लॉस तो हो गया, बुक कर लो। अब राइट ऑफ चलो एक हद तक चल भी जाए, पर एप्रोप्रिएट वर्ड जो मेरी नजर में वो क्या है, एनआरवी लॉस। आप बुक कर लें, प्रोवाइड कर दें उसको। क्लियर है? चलें, तो अब हम जरा एक आध आगे लेके चलें। ये भाई सारे चेक होने लगे हैं। चलें अब जी, अब सुनाओ। As medicine contributes significant to MPL's revenue and due to the government implementation of new regulation, company will not be able to sell 30% of medicine before its expiry date. So the auditor should ask the company to book NRV loss on such inventory. If management book NRV loss, then auditor should give unmodified opinion. And if management do not book the NRV loss on 30% of the inventory, then this is material nature of misstatement, so the auditor must give qualified opinion and get the basis of qualified. सही है, पर तुमने ये बताया, तुमने ये तो बता दिया कि मटेरियल है, पर तुमने मटेरियलिटी कैसे निकाली ये तुमने नहीं बताया। तो ये तुम्हें बताना है कि दिस मिस स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड टू बी मटेरियल बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स 14% ऑफ प्रॉफिट, येट एक्सीड्स मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड ऑफ XYZ। दोनों तरीके हैं बताने के। अच्छा अब यहाँ पे चेक हो चुके हैं। अच्छा भाई सॉलिड जिंदा हो, तुम यही हो क्लास में? हाँ या ना में जवाब दे दे भाई जल्दी। जी बैठा हुआ है ना, बस सही है यार। ये तुम लोग सब वहाँ पे भी पोस्ट करो ना जानी। अच्छा अब जरीशा ने लिखा है MPL मेंटेन्स अ स्टॉक ऑफ ₹150 million in FS। Government has implemented a new legislation which reduces the demand of the product and 30% of the stock needs to be written down at NRV। अच्छा मास कह रहे हैं written down at NRV नहीं होता भाई, वो सही कह रही है। क्यों नहीं होता? मास कह रहे हैं कि written down NRV नहीं होता भाई। नहीं वो सही कह रही है वो, कि written down करो NRV पे ले आओ। सही कह रही है वो। अबे गलत नहीं जानी, वो सही कह रही है वो मास उसको सजेशन दे रहा है कि गलत कह रही हो। वो सही कह रही है, वो कह रही है कि भाई इन्वेंट्री शुड बी रिटन डाउन टू एनआरवी, यानी कॉस्ट से रिटन डाउन करो एनआरवी पे ले आओ। वो सही तो लिख रही है। सही है भाई, सही कह रही है वो। यार भाईजान क्या हो गया, यहाँ पे अपनी अपनी मस्जिदें खोली हुई तुम लोगों ने। इधर
If management does not write down the inventory stock, then it should be a misstatement whose effect is material as the amount of rupees 45 million is material, जो कि 5% of PBD बनता है. Okay. Therefore, the auditor shall express a qualified opinion, shall explain the nature of opinion. नहीं, nature of opinion नहीं, nature of misstatement in the basis for qualified opinion section पर, and shall give reference in CAM. चलो वो तो आगे सीखेंगे, वो भी इनको नहीं बताया मैंने. चलें, very good. सर यहाँ पे बिल्कुल सही है. चलें भाई, अब जो भी है अभी हम इसको पहले एक बार रीड करते हैं. मल्टीपल चेकिंग सी, मल्टीपल, जी आप भी सुना दें. सुना है? After the implementation of new regulation, it would result in an annual loss of 45 million for MPL, as 30% of stock will not be sellable before its expiry date. If company complies with the regulation and reports the NRV loss, auditor will issue an annual 45 million. Whereas if the NRV loss is not reported by the management, it will be a misstatement of material nature as it exceeds 5% of PBT. Hence, opinion by the auditor will be a qualified opinion. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बेहतरीन लिखा है. यानी बिल्कुल टारगेटेड लिखा है कि जहां से शुरू हुई कहानी और खत्म कहां पे हो रही है. चलें, अब जरा हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं. जरा सुनिएगा प्लीज. लिखने का तरीका अपना अपना होगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं. आइडिया शुड बी सेम. इन्होंने अपने तरीके से लिखा, आपने अपने तरीके से, उन्होंने, पर मेजॉरिटी के आइडियाज क्या हैं? सेम है. बट जो ऊपर नीचे हल्की फुल्की चीजें वो बाय ड्राफ्टिंग इंप्रूव हो जाएगी. और मेरी आपसे सजेशन ये होगी कि जब हम डिस्कस करें, हर एक का पर्सपेक्टिव सुनो, एक एक सोल्यूशन के एक एक अल्फाज को मैच करो. और देखो मैं क्या करता था, जब मुझे लिखना नहीं आता था, जब मैं ये करता था अपने हिसाब से कि जब मैं एक एक सोल्यूशन के अल्फाज को मैच करता था और वो वर्डिंग को ग्रैब कर लेता था कि अगली बार ये यूज करूंगा. नॉट बिकॉज के मैं उसका रेटर लगा रहा हूं, बिकॉज के मेरी ग्रामर है, या मेरी जो पंक्चुएशंस हैं, या जो मेरी जो भी वोकैबुलरी है वो इंप्रूव होगी. तो वोकैबुलरी या तो बोलने से इंप्रूव होती है या तो रीड करने से. आप सीख भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं और रीड करके उसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं. तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि आप किसी की वोकैबुलरी को यूज करके उसको अपने आंसर्स में प्लेस इन करें. ये बहुत अच्छी बात है. मैंने भी ऐसे ही सीखा है और आज तक आगे भी जो भी मैं फॉर्म में ड्राफ्टिंग करता हूं वो बिल्कुल, जब मैं अपने बॉसेस को रिव्यू कराता हूं तो वो नई चीज भी सिखाते हैं. तो ऐसी बात है, वो आप सीखते हैं. तो अगेन मेरी रिकमेंडेशन ये होगी, अपने आंसर्स को इंप्रूव करने के लिए यू नीड टू रीड द सजेस्टेड सोल्यूशन पर आफ्टर डूइंग योर क्वेश्चन. रीड करो, जो आपको अच्छे अल्फाज मिलते हैं आप वहां से अडॉप्ट कर लें, क्योंकि अगले सवाल में आप वो यूज कर रहे होंगे. यानी सिनेरियो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा पर उसमें वो काम आ जाएगा. एग्रीड. चलें आगे. रीक्लासिफिकेशन ऑफ अ मेडिसिन एज अ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग विल रिड्यूस इट्स डिमांड. अच्छा, अब देखो यही बात आप लोगों ने भी लिखी है, पर ये इसने बड़ी कंसाइज कर दी. मैं तुम्हें यही कहना चाह रहा था जो है. अच्छा, एज इट विल नो लॉन्गर बी इजिली अवेलेबल टू द कस्टमर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन. द एस्टिमेटेड अनसेलेबल स्टॉक इज, और आप लोगों ने पता है उसको कैसे लिखा था, एज इट हैज बीन टर्न्ड इनटू अ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन, 45% ऑफ द इन्वेंट्री या 45 मिलियन अमाउंटिंग इन्वेंट्री विल नॉट बी सेलेबल बिफोर इट्स एक्सपायरी. तो कहने का तरीका चेंज है पर मतलब एक ही है. मैं यही कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूं कि भाई आपने बात सेम करनी है. आगे, मे बी ओवर वैल्यूड एंड नीड्स टू बी रिटन डाउन, जो इन्होंने लिखा था. मैं तभी उसको कह रहा था कि उसको गलत नहीं बोलो, वो सही कह रही है कि नीड्स टू बी रिटन डाउन. कॉस्ट से रिटन डाउन करके तुम किस पे ले आओगे? एनआरवी पे. टू इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड इज 14.7% ऑफ द, एंड देयरफॉर इट इज मटेरियल बट नॉट परवेसिव. सिर्फ मटेरियल लिख दिया तो भी काम चलेगा, नॉट परवेसिव लिखो तब भी कोई बात नहीं है, पर लिख दो तो ज्यादा अच्छा है कि हमें पता है कि ये परवेसिव नहीं है. आगे, इफ द मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू एनआरवी, यानी आपने उसको यूं लिखा ना, अगर मैनेजमेंट ये एनआरवी लॉस बुक, तो दोनों में बात सेम है. आगे, द ऑडिटर शुड इशू a qualified opinion. The audit report which includes a section explaining the basis for qualified opinion. The audit report will include a quantification of the effects. यानी जब हम आगे जाके सिखाऊंगा तुम्हें कि उसमें बताना होता है, मैंने तुम्हें बताया भी था कि आप जब बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन बताते हैं तो आप बताते हैं अगर ये सही हो जाता तो इन्वेंट्री की वैल्यू ये होती, जीपी ये होता, प्रॉफिट ये होता. तो वो सारी चीजें आपने इफेक्ट्स बताने होते हैं, इंपैक्ट्स बताने होते हैं. तो वही इसने लिखा हुआ है कि बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में आपने इंपैक्ट भी बताना होता है कि अगर ये सही हो जाता तो क्या होता. एग्रीड. आगे, क्योंकि आप शेयर होल्डर को बता रहे हो कि ये गलती है, तो वो बोलेगा गलती है तो उसका इंपैक्ट क्या होता, तो वो भी हमें ही बताना होगा एक बेसिस कि क्यों हुआ और अगर ये सही होता तो क्या हो जाता. उसकी अंग्रेजी में लिखना सिखाऊंगा आपको. अच्छा देखो, अब
थोड़ा सा और क्लियर करते हैं ना माहौल को। क्लियर ये करना है, अभी मैं तुम्हें सवालात की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जो तुम्हारे एग्जाम लेवल पे आते हैं। वो क्या है कि सिचुएशन देगा, बोलेगा बताओ ओपिनियन पे क्या इफेक्ट आएगा, या ओपिनियन किस नेचर का दोगे। जैसे तुमने अभी सीखा, जैसे पहले डिस्क्लेमर था, अब क्या है, क्वालिफाइड है। मैं तो उस औकात पे लेके जाऊंगा, मैं बोलूंगा ये सिनेरियो है, ओपिनियन लिख के दो। उसने पूछा, हाँ ओपिनियन ड्राफ्ट करके दो, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करके दो। वो अगर इस लेवल पे आ गया ना अपनी औकात पे, तो तुम्हें लग पता जाना है, तुम तैयारी करके अल्लाह ने करे इसकी जाओगे कि भाई ओपिनियन क्या देना है। वो बोलेगा मैं बता रहा हूं ओपिनियन ये देना, लिख के दे दे। बात समझ आ रही है? तो उस लेवल पे भी जाना है। तो हम जरा प्रैक्टिस ऐसी कर लेंगे कि पहले तो तुमसे डिसाइड करवाऊंगा कि ओपिनियन क्या जाना है, और फिर बोलूंगा जो तुमने डिसाइड कर लिया उस पर लिख के दे दो कि ये पैराग्राफ के अंदर तुम होते इस जगह पे तो क्या लिखा जाता। एग्रीड? चलें आगे। फिर लिखा हुआ है इफ द मैनेजमेंट राइट ऑफ द इन्वेंट्री विद अ शॉर्ट एक्सपायरी और रिकॉर्ड्स अ प्रोविजन। देखो दोनों बातें, उसको बोला दोनों बातें, राइट ऑफ या प्रोविजन। जब तुमने कहा कि सर अगर मैं राइट ऑफ कर दूं, मैंने कहा तब भी एक्सेप्टेबल। एप्रोप्रिएट क्या है? प्रोविजन, कि भाई प्रोविजन बुक कर लूं ना, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि आगे जाके वाकई में हो सकता है पहले भेज दूं, पर हालात वाकयात ये बता रहे कि इन्वेंट्री गई और बेक नहीं सकती। आगे, देन वी वुड एक्सप्रेस एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन, यानी आपने ये बताना है कि अगर सब सही हो जाए तो मैं कोई अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा और मैं कोई मॉडिफिकेशन नहीं दूंगा। अच्छा, अब इसमें ये कह रहे हैं कि कैम, क्या मैटर इज मोस्ट सिग्निफिकेंट। बहुत टाइम लगा तुम्हारा, मर गए इसको करते करते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कैम वैम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तो आपने तो अपनी अंग्रेजी लिखी ना। वो कह रहा है कि प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन चेंज हो गई। पहले कोई भी गया मेडिकल पे गया, पैनाडोल दे दे भाई। अब वो बोल रहा है पैनाडोल तब मिलेगी, तो वो प्रोडक्ट की नेचर चेंज हो गई ना। नहीं, तो मेरी जान, इवैल्यूएट तुम अपनी तरीके से करो ना। तुम यूं लिखो कि गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस अ लेजिस्लेशन इन विच मेडिसिन हैज बीन टर्न्ड इनटू अ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन। तो तब भी तो बात यही है, टर्न इनटू लिख दूं, रीक्लासिफिकेशन लिख दूं, बात नहीं, फिर तो पाप है। लिखा ही नहीं तो फिर तो बदतमीजी में काउंट होता ही है। लिखना तो है भाई, लिखना तो है। पर देखो तुम यहां पे लिखो ना, तुमने तो यहां से शुरू किया, गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड अ न्यू लेजिस्लेशन विच रिक्लासिफाइड दिस मेडिसिन, तो यहीं से उठा लेते भाई। कितने लोग हैं जिन्होंने यहीं से पिक किया है, ये सभी ने यहीं से उठाया। चसियों को कौन से दिमाग चलते हैं इनके, ये रहे सही। पर मैं कह रहा हूं ये नहीं लिखा अगर, तो फिर पाप है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि भाई हमारे मित्र कह रहे हैं कि सर के अगर कोई चीज लेंदी हो रही है तो मैंने तो उसको लिखा ही नहीं। नहीं, आप सिंपल एक काम करो भाई, क्या कर रहा है तभी तो नहीं लिख रहा। क्या बोल रहा था? अच्छा चलो जानी, नहीं वैसे लिखना लाजमी है इसलिए क्योंकि तुम्हें जब सिनेरियो बनाओगे तो सिनेरियो में तुम्हें बताना। अच्छा, अनलेस के रीक्लासिफिकेशन की चीज तुमने किसी और फ्रेज में लिखी हो, वो सुना दे। नहीं, जितना किया उतना सुना दे। नहीं तो अगर तुमने ये भी पूरा लिखा तो बात तो समझ आ रही है, कोई इशू वाली बात नहीं है। पर सिर्फ तुमने ये लिखना है कि जो न्यू लेजिस्लेशन है ना, जिसकी वजह से उसकी डिमांड कम हो जाएगी, पर तुमने वजह नहीं बताई कि डिमांड कम क्यों होगी। क्योंकि उसकी जो कैटेगरी है वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड कैटेगरी में क्या हो गई है, तो वो वजह गायब होगी तो वो सेंस नहीं बनाएगी ना, इसलिए वो लिख देना। तो इसलिए मैं तुम लोगों को पता है क्या सिखाता हूं कि अब हमेशा सिचुएशन को कहां से पिक करें, सवाल से, और उसको रिप्रोड्यूस करें इन अ वे कि बात भी कन्वे हो जाए और समराइज भी हो जाए। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने लिखना है। पर लिखना, कोई चीज ओमिट करने से अगर उसका मतलब चेंज हो जाए तो फिर ओमिट नहीं करनी। हाँ, अगर आप लिखे रहने देंगे और फिर पूरा जुमला बनता है, समझ आता है, तो आपने लिखे रहने देनी है, उसको ओमिट
नहीं करना, बस ये एक बात है इसके अंदर, सही है। चलें, अब यहाँ पे सर इसमें गोइंग कंसर्न का रिस्क नहीं आएगा भाई। वो कह रहा है कि एक तो कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो कह रहा है कि भाई अगर उसने लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस की है तो एक हिस्सा ऑफ इन्वेंट्री जा रहा है, तो उससे कोई गोइंग कंसर्न का मामला नहीं है। क्लियर है? गोइंग कंसर्न की यहां पे कोई वो भी नहीं है। अच्छा, क्वांटिफिकेशन नहीं की मैंने, लिखा अमाउंट ऑफ पीवीटी जस्ट परसेंटेज लिखी 30%, एनआरबी लॉस आना चाहिए, तो कितने मार्क्स कटेंगे? यानी इस पे आपने बस लिख देना है कि ये अमाउंट ऑफ मटीरियलिटी है, इससे ये एक्सीड कर रहा है। डेटा गिवन का मतलब आपने क्वांटिफिकेशन करनी है, ताकि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात होती है कि ये फैक्ट है, ये अमाउंट है, मेरी नजर में मटेरियल है या नहीं है, बस उस पर बात होगी। अच्छा सर, अनदर वे वी कैन चेक इफ द मॉडिफिकेशन इज परवेसिव बाय सीइंग व्हाट द परसेंटेज ऑफ पीबीटी इज विच इज नॉट हायर देन द क्वालिफाइड नॉट परवेसिव। बिल्कुल, देखो आप, मैंने आपको ये सिखाया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का सिग्निफिकेंट परसेंटेज होना इज नॉट परवेसिव, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सिग्निफिकेंट अमाउंट होना इज परवेसिव, तो वो अलग बात है। ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 14%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो एक बॉटम लाइन है। हाँ, अगर मैं कहता बैलेंस शीट का 20% है तो आप कहते हैं कि दैट वुड हैव बीन कंसिडर्ड एज परवेसिव, तो वो अलग बात है। चलें, अब सर पहले बताओ ये बात क्लियर है जी? क्वांटिटेटिव की बात हो रही है कि आपने बताना है कि अगर सही करते तो कैसे करते, इसमें अमाउंट्स नहीं लिखी। सही करते तो कैसे दिखते हैं मतलब? जैसे इन्वेंट्री अगर हमने सही रिकॉर्ड की होती तो 105 पे आती है। नहीं, तो आप तो सिर्फ ये बता रहे हो ना कि डिस्कस करो कि इम्प्लीकेशन क्या होती है रिपोर्ट पे, तो डिस्कशन में आप बता रहे हो कि मैं क्वालिफाइड ओपिनियन देता, बेसिस फॉर क्वालिफाइड में वजह बताता कि क्यों क्वालिफाई कर रहा हूं, और इम्पैक्ट बताता कि क्या क्या होते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि लिख के दो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन का सेक्शन, तो आप फिर शुरू से कहानी लिखती कि हैड द इन्वेंट्री बीन रिकॉर्डेड एट एनआरवी, इन्वेंट्री वुड हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 45 मिलियन, लॉस वुड हैव बीन इंक्रीज बाय 45 मिलियन, तो वो दोनों इंपैक्ट बता देते। सही है? तो वो तब होता जब मैं आपको लिखने को कहता कि आप मुझे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन का सेक्शन लिख के दें, रिप्रोड्यूस करके दें। यहां पे कोई रिप्रोडक्शन नहीं है, यहां पे सिर्फ इंपैक्ट पूछा है मैंने। अच्छा, यहां पे मोहम्मद अली इमरान भाई कह रहे हैं सर ईओएम आएगा क्या बिकॉज इट वाज एमपीएल रेवेन्यू मेजर कंट्रीब्यूटर, क्या ये डिस्क्लोज हुआ है? क्या यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए मोस्ट फंडामेंटल है? तो फिर आप, ये ओपिनियन का मामला है तो आप इस पे ईओएम क्यों देंगे? एग्रीड है? तो वो हमने पहले ही सारी चीजें सीखी हुई हैं। चलें, जब ये हो गया जानी, तो आ जाओ अगले पार्ट पे। पहला, अच्छा वैसे रिपोर्ट के सवाल देख लो कितने नंबर का आया है भाई, ये 15, तो आप आ जाएं जरा। अच्छा, बाय द वे जो आप लोगों ने अभी सवाल किया पिछला दोनों पार्ट्स, तो मैं अल्लाह की कसम है सही सोच के बताना। ओ भाई चलें भाई, अब मैं कहाँ चलता हूँ? भाई सोले अभी बैठा रहे, एक सवाल के बाद जाइयो। सही है? ये भी करके चले भाई, मैं क्या चलता हूँ मतलब क्या पार्क में आया था घूमने इधर? अच्छा, चुपचाप बैठा था अभी, ये भी करना है अभी। इधर सुनो, ये है लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट का। यस। अच्छा, अब एक चीज पहले सुनो, अल्लाह की कसम है तुम्हें सच बताना, इससे पहले जो सवाल किया 12 नंबर का था, 6 और 6 हो गए ना, कितने नंबर आते हैं? 10, 8, तो 10 और 8 इज अ गुड नंबर, मतलब ऐसा नहीं है। और मैंने तो तुम्हें सीधे ही सवाल पे उतारा है ना, कौन सी हमने कोई पहले प्रैक्टिस की है? प्रैक्टिस किससे हो रही है? पास पेपर से, सीधी सीधी, कोई मसले वाली बात नहीं है, अभी करते हैं। तो 10, 8, 10, 8, यहाँ पे भी यही रेशियो है, यहाँ पे भी यही रेशियो है। चलें, अभी चीज़ें बाकी हैं, अभी तो वो सवाल करेंगे जो मैं खुद बनाऊंगा। पहले आप पास पेपर कर लें, खुश हो जाएं, फिर बात करते हैं। चलें चलें भाई, रिक्वायरमेंट ये है कि सर एनालाइज ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट सिचुएशंस एंड डिस्कस रिलेटेड ऑडिट रिपोर्टिंग। वो बोल रहा है ऑडिटर इसमें क्या करेगा, इसकी होशियारी बिल्कुल नहीं करना, सिंपल रिपोर्ट में इंपैक्ट बताओ, शार्ट हो जाओ। सही है? चलें, पहला
सुदेश तुम ये यहीं भी भेज दो मुझे, मैं यहीं भी चेक कर लेता हूँ। अबे अली, ये तो तुमने पिछला सवाल भेज दिया भाई। ये तो तुम वहाँ पे फेसबुक पे भेजो ना यार। देखो ऑडिट में ये सेशंस पास कराते हैं प्रैक्टिस के, यही गेम है। ये नहीं किए तो तुम जितने अच्छा कॉन्सेप्ट ले लो, तुम्हारी एप्लीकेशन नहीं है अगर, तो गया पेपर। तो अभी आप पास पेपर कर लें, अगेन कह रहा हूँ, खुश हो जाएं थोड़ा सा, फिर आगे हम हिसाब किताब चेंज करते हैं। समीर इकबाल गलत, 0 मार्क्स। गलत मुस्तफ़ा, तुमने ये नहीं बताया कि कौन सा ओपिनियन। गलत भाई, जूम यूज़र गलत। चलें आसान, गुड। वेरी गुड यार, मोहम्मद अली बहुत अच्छा लिखा है। अकॉर्डिंग टू IFRS 15 लिखा है ना तुमने, पर वो ऐसे थोड़ी ना फेंक देना एग्जामिनर को कि IFRS 15 में जाके देख ले। बताओ कि क्या है उसके अंदर जानी। बाकी आगे वाला वो है ना कि मॉडिफाई ओपिनियन, और ये नहीं बताया तुमने कि बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन वाला जानी, वो बताना है।
चेक कर रहे हैं जानी। ये अब्दुल्ला बागी तुमने गलत लिख दिया, ये प्रायर पीरियड एरर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, बाकी गलत लिख दिया यानी। मास वेरी गुड, अच्छा लिखा है। पर पूरा कॉन्टेक्स्ट गलत हो गया ना जानी। देखो ऑडिट रिपोर्ट के सवाल में अगर आपने कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया ना तो अब्दुल्ला मार्क्स नहीं मिलते ना, पूरी कहानी बदल जाती है। तो बाकी सही भी हो तो कोई मार्क्स नहीं मिलते उसके। अभी देख रहा हूँ, एक मिनट पोस्ट कर दें पहले, तो सुना देते हैं। एक मिनट रुक जा। विल गिव मॉडिफाइड ओपिनियन। अच्छा देखो समीर इकबाल, तुम्हारी ड्राफ्टिंग थोड़ी सी आगे पीछे, तुम्हें कॉन्सेप्ट है पर तुम लिख रहे हो ऑडिटर विल गिव मॉडिफाइड ओपिनियन, विल गिव क्वालिफाइड बेसिस ऑफ ओपिनियन एंड इफ मैनेजमेंट कंप्लाइज देन द ऑडिटर विल गिव अनमॉडिफाइड ओपिनियन। थोड़ा सा जो अपनी ड्राफ्टिंग की यू नो के ऑप्टिंग ऑफ फ्रेजेस है ना, वो सही करो। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया उसने और वो उसको सही नहीं कर रहा, और वो ये कह रहा है, मैनेजमेंट कह रही है कि भाई क्योंकि मेरा नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं चाहूं कभी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूं, जबकि IFRS 15 ये कहता है कि यू आर ओनली अलाउड टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैज बीन सेटल्ड। तो आपने जब तक अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया तब तक आप रेवेन्यू कैसे बुक कर सकते हो। तो आई थिंक इसने सही किया हुआ है, गलत किया हुआ है। तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है नॉन कैंसिलेबल है। भाई मैंने एक बंदे को बोला 2 साल का अपना कॉन्ट्रैक्ट है, जब तेरे को माल बेचूंगा तब रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा, यही होना चाहिए ना। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का नहीं है? पर मैं तो रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करूंगा ना जब मेरे पास से माल जाएगा। अब नॉन कैंसिलेबल पीरियड का मतलब क्या, पूरे 2 साल की सेल आज ही बुक कर लूं, या अगले 5 महीने की आज ही बुक कर लूं, या जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल करूं। तो टेक्निकली ये तो IFRS 15 की कंप्लायंस है या नॉन कंप्लायंस है। और वो कह रहा है कि मैंने ये अकाउंट्स बनाए हुए हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पे, जबकि ऐसा नहीं है जी। बस यही बताना होता है, पर यहाँ पे वो ओपिनियन ड्राफ्ट करने को नहीं बोल रहा। नहीं, हाँ एक एक करके, पहले 1 मिनट एक सवाल था। हाँ जी, नहीं मैं तो ये कैसे आपको लग रहा है कि ओवर द पीरियड रिकॉर्ड होना चाहिए? नहीं, एक मिनट, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ओवर द पीरियड रिकॉर्ड होना चाहिए? नहीं, 1 मिनट, स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चर फॉर देम में IFRS 15 के कौन से पैरा में ये लिखा हुआ है कि अगर मैं इस बंदे के लिए गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो मैं ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करूंगा? इट इज ऑल अबाउट how you transfer the performance obligation. Either the counterparty is receiving the benefit simultaneously, जवाब आता है no. Either you are constructing a asset that is controlled by the customer, no. जब जवाब ही no आ रहे हैं, how we can say that revenue should be recognized over the time? कोई कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। हाँ, मैं किसी कस्टमर के लिए गुड्स बना रहा हूं, इसमें ये तो हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करूंगा। किसी के लिए बनाना और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल होने में फ़र्क है, वो हम बात कर रहे हैं। चलें, तो आज सुना रहे हो अभी? भाई ये सुनाएगा हमारा भाई, 1 मिनट। हाँ जी, अच्छा इवेंट्स और कंडीशन वाले जो अंग्रेजी है ना, हम सिर्फ गोइंग कंसर्न में यूज़ करेंगे, ये तो काट दो। इवेंट्स और कंडीशन वाली बात नहीं करेंगे आगे।
अच्छा मैंने एक मिनट सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, देखो मैंने आपको हमेशा सिखाया है पिक सिचुएशन फ्रॉम द क्वेश्चन, डोंट राइट योरसेल्फ इवेंट्स और कंडीशन। ये वो आप सिंपल बोलें कि मैनेजमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू अमाउंटिंग टू रुपीज 1.175 मिलियन इवन दो द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैज नॉट बीन सेटल्ड। दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ misstatement, and this misstatement is of very good because it exceeds materiality threshold of XYZ rupees। बस यहां से शुरू करने में तुम्हें इतना इजी कर दिया है कि तुम अपना दिमाग नहीं लगाओ, दिमाग सिर्फ कनेक्टिविटी में होना चाहिए कि कैसे फ्रेजेस को मिलाना है। आगे सुनाओ। सही है, तो अब तुमने सही लिखा हो, फिर आगे बताओगे कि एंड बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन डिस्क्राइब द नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट एंड द इम्पैक्ट देयर ऑफ। बस खत्म हो गई बात। मैं अभी पढ़ रहा हूँ, एक मिनट अभी पढ़ रहा हूँ। क्या गलत किया बता। नहीं इतने परसेंट तो बताना है ना। अब एक मिनट खाली, यहां पे मैंने एक भी रीड नहीं किया। गिवन द सर्कमस्टेंसेस ZSL शुड record the revenue only after the performance obligation has been made, otherwise this would constitute a material misstatement result in a qualified audit opinion। देखो ये बड़ा स्ट्रेट लिखा है, आपने बिल्कुल अनुषा बिल्कुल एक एक करके चेक वो करना है, बिल्कुल ग्रेजुअली लिखना है। हाँ जी, एक दो मिनट बस मैं खाली यहाँ पे चेक कर लूँ। मुताहिर लिखते हैं सिंस, या प्लीज सबने सुनना है यार। अब देखो आप सब लिख चुके हो। Since ZSL has recognized revenue from the contract before delivery of the goods of 175 million as per IFRS 15, it should not be recorded as revenue even though it is non-cancellable contract. It should be recorded as the contract liability. Contract liability. एक मिनट भाईजान इधर सुननी है। यहां पे वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड होगा। क्या मुझे एडवांस पैसे मिले हैं इसमें लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है? हाँ, अगर कंप्लीट एडवांस पेमेंट है फिर मैं लिखूं कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, फिर सही है, फिर बिल्कुल सही लिखा है। नहीं वो अच्छा है, लिखा है तो कोई मसले वाली बात। देखो जो चीज बनती है वो बोलो, सही है, नहीं बनती तो नहीं। हाँ, इसने जो ये एडवांस पेमेंट वाली बात है बिल्कुल सही है, वो लिखा हुआ है इसमें, ये था ना ऑलरेडी मेड अ कंप्लीट एडवांस पेमेंट। सो वो कह रहा है कि भाई इसको रेवेन्यू की जगह आप क्या रखें, वो उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू और क्लियर कर दिया। यानी आप समझेंगे, तसव्वुर करें क्लाइंट से आप बहस कर रहे हो, वो बोल रहा है कि भाई मैंने तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। आप उसको बोलो कि भाई जब तक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल नहीं होती है आपको ये वापस करने पड़ सकते हैं, इसीलिए आप इसको कहाँ रखें कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू, बिकॉज रेवेन्यू इज अलाउड टू बी रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटल्ड। बस ये बात की है। अच्छा, इफ अब इन्होंने आगे लिखा है कि it is a misstatement which is of material nature and not pervasive as it is 6.25% of profit. So if management do not correct it, otherwise the auditor will give a qualified opinion, describe it in the basis for qualified opinion. If the corrects, then unmodified opinion will be given. क्या ये सही है? Qualified और unmodified सही है ना? अगर सही कर लेगा तो कोई इशू वाली बात नहीं है, और अगर सही नहीं करता तो फिर कौन सा ओपिनियन दोगे? क्वालिफाइड ओपिनियन। अब एक दो सवालात और यहाँ पे सानिया से पहले। हाँ, हमने कब बोला ओवर द पीरियड? हमने कब बोला? नहीं, एक मिनट जानी, बातें करता हुआ नहीं देखूं किसी को। इसमें मैंने कब बोला कि ओवर द पीरियड? या सवाल भी नहीं कह रहा, कोई भी नहीं कह रहा, ये कह रही थी। मैंने इनको मना किया, ये पूछ रही थी मुझसे कि सर क्या ओवर द पीरियड रिकॉर्ड होना चाहिए? मैंने कहा क्या इसमें ऐसा लिखा हुआ है सामने वाला साइमल्टेनियसली बेनिफिट रिसीव कर रहा है? क्या वो तीन कंडीशन में से कोई भी एक पूरी होती है? नहीं, तो हम ओवर द पीरियड वाली बात कहेंगे ही क्यों? ये तो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हैं, डिस्टिंक्ट गुड्स हैं, और नॉन डिस्टिंक्ट भी होते हैं, तब भी दोनों का एक साथ ही रेवेन्यू बुक होता है। ओवर टाइम की तो कहानी आती नहीं है, दो अलग अलग बातें हैं। हम जो सवाल में चीज दी हुई नहीं है उसको अज्यूम क्यों कर रहा हूं? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी दी हुई है, उसने अज्यूम की, मैंने अप्रिशिएट किया, मैंने कहा सही लिखा है। ओवर द पीरियड, पॉइंट इन टाइम, इस सवाल में आपका काम नहीं है। क्लियर है? तो वो दो अलग अलग बातें हैं। अगर होता तो पहले मैं वो एक्सप्लेन करता आपको
इस सवाल में वो नहीं है। आप सिंपल ये बोले उसने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ है, जबकि होना कब होना चाहिए? जब मैं उसको गुड्स डिलीवर कर दूं, जब मैं कंट्रोल ट्रांसफर कर दूं, जब मैं अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल कर दूं। वो तो हुआ ही नहीं है इसके अंदर। क्लियर है? यही तो मिस स्टेटमेंट है, क्योंकि वो रेवेन्यू बुक करके बैठा हुआ है जबकि होना नहीं चाहिए। अच्छा, अब ये फहद लिखते हैं, सिंस द ZSL has recognized the revenue before the delivery of the goods amounting to rupees 175 million and justified it by stating that it is a non-cancelable contract, this is considered to be a misstatement because revenue should be recognized when the performance obligation has been settled and the control of the goods has been transferred. This misstatement is considered to be material because वो 5% of PBT से ज़्यादा है. Auditor will give a qualified opinion and will include in section explaining the basis for qualified opinion. क्या सही लिखा हुआ है जी? अब एक एक करके पहले ये बोल रहे थे, फिर मैं सुनता हूँ. हाँ जी. अच्छा एक मिनट रुकिएगा, सॉरी. जैसे इन्होंने लिखा है ना कि एज द कंपनी फाइनेंशियल प्रिपेयर कर रही है IFRS फ्रेमवर्क में, अज्यूमिंग नहीं, आप ये लिखे ही नहीं. आप सिंपल ये बोलें कि रेवेन्यू इज अलाउड टू बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटल्ड, i.e. द कंट्रोल ऑफ गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड. आगे कुछ भी नहीं कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि फ्रेमवर्क पे बने हुए, फ्रेमवर्क का वो पूछ भी नहीं रहा. ये बात तयशुदा है कि जब आप रिपोर्टिंग स्टेज पे पहुंच चुके हैं तो मतलब आप सारी असेसमेंट फ्रेमवर्क के तहत ही कर रहे हो, तो ये रिप्रोड्यूस करने की कोई नीड नहीं है. आगे बताओ. It will be disclosed नहीं, in which the auditor will explain the nature of misstatement. हम कभी भी रिपोर्ट में ये नहीं लिखते कि हम रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेंगे. हम रिपोर्ट में एक्सप्लेन करते हैं कि it will be explained in the basis for qualified opinion that what was the nature of misstatement. तो ये बताना है. हाँ जी. Therefore, it is a misstatement. The impact of such misstatement on profit is 25 million, and such amount exceeds the materiality threshold of 20 million. Hence, it is material misstatement. Being material, not pervasive, auditor shall qualify its opinion and discuss the nature giving rise to such modification along with its impact on financial statement in the basis for qualified opinion para. But if company adjusts such misstatement to financial statement, auditor shall express an unaudited. बिल्कुल सही. यानी इन्होंने बहुत अच्छा ड्राफ्ट किया पूरा सिचुएशन के. शुरू यहाँ से हुआ कि भाई क्योंकि उसने इस बेस पे रिकॉर्ड कर लिया है रेवेन्यू के नॉन कैंसिलेबल है, जबकि नॉन कैंसिलेबल होना आपको ये हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें टाइम से पहले. रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना चाहिए? जब कंट्रोल ऑफ गुड्स ट्रांसफ़र हो जाए या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल हो जाए. इन एनी केस आपने इसको रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करना. जब रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड नहीं करना तो ये कंसिडर की जा रही है एज अ मिस स्टेटमेंट, जो कि किस नेचर की है? मटीरियल नेचर की. एंड कंसिडरिंग द नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट टू बी मटीरियल, जो ऑडिटर है वो कौन सा ओपिनियन देगा? क्वालिफाइड ओपिनियन. बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन के अंदर ये बता देगा कि ये मिस स्टेटमेंट क्यों अराइज हुई थी और इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या आ रहे हैं. एग्रीड? हाँ जी. अब एक चलो पहले ये सुनाते फिर आप सुनाना जी. The misstatement is of material nature, thus the auditor shall add qualified opinion para in his report and describe the reasoning and quantification of misstatement in the basis for qualified opinion para. बिल्कुल सही है. हाँ जी.
वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा है। अच्छा एक और चीज़ से एक सवाल पूछा बच्चे ने कि सर हम यहाँ पे सेल्स की गलती को देखेंगे या कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करके? एक ही ट्रांजैक्शन है ना, तो नेट देखोगे, क्योंकि वो सेल नहीं होती तो सीओजीएस भी, तो आपने एक ही ट्रांजैक्शन के दो पहलू देखने हैं ना, तो आपने नेट देखना है कि क्या बुक हुआ हुआ है इस ट्रांजैक्शन में, क्योंकि रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। कौन सी ट्रांजैक्शन? हाँ, अगर मैं ये लिख के देता कि नेट बेसिस पे देखेंगे इम्पैक्ट। अच्छा, अगर मैं ये लिख के देता कि उसने सीओजीएस नहीं बुक की है, सिर्फ सेल बुक की है, तो फिर सेल पे हिसाब किताब देखते हैं, क्योंकि वो सिंगुलर ट्रांजैक्शन होती है, क्योंकि कनेक्टेड ट्रांजैक्शन को कनेक्टेड ही देखा जाता है। एग्रीड? तो वो एक ही देखा जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, बच्चों ने किया भी नेट ही है तकरीबन, आप लोगों ने भी यही किया ना, ग्रॉस पे किया है, नेट पे ना, नेट पे, क्योंकि तो लॉजिक भी यही कहती है ना कि सेल ही नहीं होती तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यों बुक करता। हाँ, अगर मैं ये कहूं कि सेल बुक हुई हुई है और कॉस्ट ऑफ सेल्स बुक, तो फिर आप किस पे जाते हैं? ग्रॉस पे, ग्रॉस लाइन आइटम देखते हैं। क्लैरिटी है? चलें, तो अब जरा ये सारी चीजें देखने के बाद हमें ये तो पता लग गया है कि इस वाले केस के अंदर रेवेन्यू बुक होना, हम सिर्फ एक चीज ये देख लेते हैं कि अगर हम अपने अपने लेवल पे इसको मैच करें, प्लीज सुनिएगा यहां पे, merely recognizing revenue on the grounds that the contract is, और आपने भी अपने तरीकों से लिखा ये वाली बात, and the goods are of a specialized nature is not correct for recognizing revenue, the performance obligation needs to be, ये कितने लोगों ने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वाली बात लिखी थी? वेरी गुड यार, रिस्क एंड रिवॉर्ड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बात एक ही है, ये लिख सकते हैं हम। चलें आगे, revenue should be recognized when the goods have been delivered to the customer and the customer has accepted the delivery, और ये नहीं भी लिखूं, सिर्फ ये लिख दूं कि revenue is allowed to be recognized when the performance obligation is settled, तो कहानी एक ही इक्विवेलेंट हो जाती है। यहां तक सही लिखा है भाई, बेहतरीन। आगे, revenue recognized is 44% of the profit before tax and the net profit effect is directly recognizing by, अच्छा, which is 6% of PBT. Since the effects are confined to a specific elements of the FS, the effect is material but being material but not pervasive in nature, the auditor will express the auditor will include a basis for qualified opinion paragraph in which auditor will discuss the matter giving rise to modification, यानी वो misstatement आई किस वजह से थी, और the auditor also needs to quantify the impact of this misstatement on revenue, profit और inventory and advances. अच्छा, advances का मतलब ये है कि जो उसको कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी मिली हुई है उसके इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि देखो अगर वो सही हो जाता तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बढ़ जाती, रेवेन्यू और जीपी भी कम हो जाता। तो वो तो हम जब आगे लिखना सीखेंगे तो सीखेंगे, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में बताऊंगा कि गलती थी क्या और उसके होने से इम्पैक्ट्स क्या क्या है, यानी अगर वो सही हो जाता तो इम्पैक्ट क्या क्या होते, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, रेवेन्यू और जीपी भी कम हो जाता। तो ये इस तरीके से आपने इसको असेस करना है। तो पहले बताओ क्या ये बात समझ आती है, क्लैरिटी है? तो अगर ये 5 नंबर का सवाल है, वैसे ही असेसमेंट के लिए कितने नंबर आते हैं? 4, 3, 4 वाले कितने हैं? एक आध गलती हो गई, चलें जी। तो यहाँ पे सानिया तो कह रही है फुल, एक भी नंबर नहीं कटेगा भाई, फुल। चलें, नहीं, और जिसने बिल्कुल सही लिखा है, जैसे उसने लिखा था बिल्कुल और आपने बताया, तो उसमें कोई नंबर कटने की कोई गुंजाइश तो है नहीं। हाँ, नंबर तब कटते जब आप यूं कह लें एक आध नंबर कि आप बोलते कि मैं इंपैक्ट नहीं बताता, यानी आप ये बताएं ना कि क्वांटिफिकेशन भी होगी, ये ना लिखना उसका 0.5 कट सकता है, लॉजिकल सी बात है। तो हमें 2 चीजें दिमाग में रखनी है, एक तो ये बताना कि क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा, और उस पैराग्राफ में बेसिस फॉर क्वालिफाइड में मैं बेसिस बताऊंगा कि वो क्वालिफाइड ओपिनियन क्यों आया, और फिर बताओगे उसके इंपैक्ट्स। देखो यहां पे लिखा हुआ है ना स्ट्रेट कि ऑडिटर विल डिस्कस द मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन, के मॉडिफिकेशन आई क्यों है, और दूसरा द ऑडिटर आल्सो नीड्स टू क्वांटिफाई द इंपैक्ट ऑफ दिस मिसस्टेटमेंट ऑन रेवेन्यू, प्रॉफिट, इन्वेंट्री एंड एडवांसेस। ये लिखना लाजमी था। तो आगे हर सवाल में हम इंपॉर्टेंस देंगे। ये वाली आखिरी लाइन क्वांटिटी वगैरह मतलब, हाँ देखो वो उसका 0.5 कटा दो ना, क्योंकि आपने ये तो असेसमेंट कर ली। नहीं, मटेरियल के लिए मटेरियल की अमाउंट बतानी है, वो बतानी है, पर वो भी प्रैक्टिस सही हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, 1% बता दो काफी है। सही है।
अच्छा अब सर हम नेट अमाउंट को भी कंसिडर करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल नेट को ही करेंगे, नेट को ही करेंगे, क्योंकि आपके पीएनएल में इंपैक्ट किस चीज का है, नेट का है। तो अभी आप इस ट्रांजैक्शन में नेट, अच्छा फॉर एग्जांपल इधर जानी एक सुनना, एक तुमसे सवाल, इस सवाल में दो मिस स्टेटमेंट्स होती, सही है, डेप्रिसिएशन भी गलत होता इसी सिचुएशन में, इसी कंपनी का, तो आप क्या जीपी में से डेप्रिसिएशन नेट करते हैं, दोनों को अलग अलग देखते हैं, अलग अलग देखते हैं, यानी दोनों को ग्रॉस ग्रॉस मिलाते हैं, यानी जीपी को उठाते वो एक अलग गलती और डेप्रिसिएशन को उठाते वो एक, दोनों को मिला के एक साथ देखते गलतियां कितनी है, क्योंकि देखो नेट बेसिस पे, अच्छा ओके स्लोली स्लोली रिपोर्ट सही हो रही है, सही है। अच्छा आगे सुनो, नेट बेसिस के ऊपर तो तब देखते हैं जब सिंगुलर ट्रांजैक्शन हो, सेल कॉस्ट ऑफ सेल, सेल कॉस्ट ऑफ सेल, सेल कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब फॉर एग्जांपल सेल्स आपने 100 की बुक की, सीओजीएस आपने 75 की बुक की, अज्यूमिंग प्रॉफिट कितने का बुक हुआ, एक तो ये ओवर स्टेटमेंट। अच्छा फिर डेप्रिसिएशन आपने 5 का बुक कर लिया, तो 25 में से 5 नेट नहीं करना, 25 अलग है, कुल मिला के 30 की गलती हो गई, एग्रीड। तो सिंगुलर ट्रांजैक्शन को नेट देख सकते हैं, अलग ट्रांजैक्शन को इसमें कभी भी नेट नहीं करना। तो पहले बताओ क्या ये बात समझ आ रही है, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे शहजिल और एक दो बच्चों के सवाल आप लोगों ने जवाब देने, इधर सर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज इन 44% ऑफ पीवीडी, ये वाली बात अगर ना लिखें तो इंपैक्ट बता दें, सही होगा, अभी मैंने बोला कि सही होगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। पीवीडी के थ्रेशोल्ड को नेट से कंपेयर करेंगे, भाई मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पीबीडी के थ्रेशोल्ड को हर एक मिस स्टेटमेंट के मिक्सचर से कंपेयर करेंगे। अभी एग्जांपल दी, फोकस होकर सुनते नहीं हो, क्या कह रहा हूं, 100 रुपए की सेल की 75 रुपए की सीओजीएस, गलती कितनी, क्योंकि सेल ही नहीं होती तो सीओजीएस भी नहीं होती, एग्रीड, 25 रुपए की गलती हो गई। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5 का ज्यादा बुक हो गया, अज्यूमिंग ज्यादा बुक हो गया, तो आप ये नहीं करना कि 25 में ये ज्यादा बुक है तो नेट गलती है, 25 अपनी जगह है, 5 दोनों को मिला के देखोगे कि 30 की गलती है। तो सर पहले नेट क्यों किया, भाई सिंगुलर ट्रांजैक्शन है। अच्छा मैं बोलता पहले वाले केस में सीओजीएस नहीं बुक हुई, सिर्फ सेल बुक हुई है, नहीं अगर हुआ हुआ है, अगर हुआ हुआ है तो फिर सेल ग्रॉस उठाते और फिर डेप्रिसिएशन उसमें अलग ऐड हो जाता, क्योंकि अब आप अलग अलग ट्रांजैक्शंस को परख रहे हैं, अलग अलग हेड्स है ना, और यहां से अलग हिसाब किताब उठाया, यहां से। अच्छा चलो मैं तुमसे एक बात पूछूं, चलो ये कंफ्यूजन दूर ही कर देते ना आज तुम्हारी आगे। एक सेल की ट्रांजैक्शन है, कुछ सेल ज्यादा बुक हुई हुई है, कुछ कम हुई हुई है, कुछ तो यहां पे नेट करके देखोगे, वापस चलो एक सेल एक इनवॉइस है, एक इनवॉइस है, वो 100 रुपए की रिकॉर्ड हुई हुई है, 125 की होनी चाहिए, 25 की कम हो गई। अच्छा अब सुनिएगा प्लीज, अब फोकस के साथ यहां पे देखो, फिर अभी अपनी होशियारी में लगे हुए हो ना, मैं कह रहा हूं पहले फोकस होकर बात सुनो मेरी। एक सेल का हेड है जिसपे तुम ऑडिट कर रहे हो, 100 रुपए की सेल बुक की हुई है, होनी चाहिए 125 की, 25 की गलती, 25 की अंडर स्टेटमेंट। अच्छा एक इनवॉइस है जिसपे 110 की होनी चाहिए, 100 की बुक हुई हुई है, नेट करोगे, पूरी सेल्स में गलती देखनी है, सिंगल हेड है, अलग अलग क्या, आप ऑडिट सेल्स क्या कर रहे हो ना भाई, एक ही हेड है ना। अब सेल्स या तो ओवरऑल ओवर स्टेटेड होगी, आप ये तो नहीं कह सकते ना सेल में ये गलतियां, भाई ओवरऑल सेल्स कितने से ओवर स्टेटेड है, एग्री। देखो लॉजिक ये दे रहा हूं, देखो मैं तो ऑडिटर हूं, मैं तो करता ही हूं दिन भर का काम, ये क्या कह रहा हूं, सेल्स है, सेल्स में एक ट्रांजैक्शन में सेल्स कम रिकॉर्ड हुई हुई है, दूसरे में, अच्छा मैं तुमसे पूछता हूं 25 से कम रिकॉर्ड हुई हुई है, 25 से और 10 से, तो नेट 15 का भर देना। कोई तुमसे पूछे सेल्स में कितनी गलती है, 15 की गलती है नेट, कुछ सेल ज्यादा बुक हुई हुई है। अच्छा मैं कह रहा हूं 25 से एक सेल ज्यादा बुक हुई है, 25 से एक सेल कम बुक हुई हुई है, आपने बोला भाई मेरी सेल बिल्कुल सही है, होनी भी इतने पे चाहिए, है भी इतने पे, पर हाँ आपस का जो रिसीवेबल है क्लासिफिकेशन का विद इन द रिसीवेबल बंडल। अच्छा ओवरऑल फेस पे रिसीवेबल देखूंगा सही है, फेस पे रिसीवेबल सही है, तो कोई आपसे पूछे रिसीवेबल ओवर स्टेटेड है,
अच्छा सेल्स ओवर स्टेटेड है सर, कंट्रोल्स का मसला है। किसका मसला है? ओपिनियन में इंपैक्ट नहीं आएगा। क्यों? ये मैं सवाल में डाल के देता ना, मर जाते तुम लोग। सुनो, कहने का मतलब क्या है, तुम्हें सिखाने आया हूं ना, सीख लो इस बात को। सेल्स में, सेल्स के अंदर ही प्लस माइनस, यू नीड टू लुक एट द सेल्स। ओवर स्टेटेड है या भाई, तुमने गलतियां पिक की ना, कुछ ज्यादा बुक हुई हुई है, कुछ कम बुक हुई हुई है। मैं कह रहा हूं हो सकता है नेट हो जाए, तुमने वेरीफाई कर लिया है। जब नेट हो गया तो तुम ये कहोगे सेल्स गलत बुक हुई हुई है, या उतनी ही हुई हुई है जितनी होनी चाहिए। पार्टी अलग अलग है, कंट्रोल का मसला है, इस पे ओपिनियन नहीं छेड़ते, गवर्नेंस को बता देते हैं कि भाई ये भंड चल रहे हैं। ऑल्दो मैं ये कहूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। हाँ क्यों? आप ये कहेंगे फाइनेंशियल्स में 125 की सेल बुक होनी चाहिए, हुई हुई भी। मैं ये डिनाई नहीं कर रहा, क्योंकि वो कह रहा है फ्रेमवर्क के तहत बने हुए, और फ्रेमवर्क के हिसाब से 125 ही होनी चाहिए। अच्छा, अब कोई प्लस है कोई माइनस है, इंपैक्ट जीरो हो रहा है, मैं ये कहां बता दूंगा? डायरेक्टर को बता देंगे कि भाई आपके कंट्रोल्स के मसले, इसकी सेल उसमें, उसकी सेल इसमें बुक हुई हुई होती है। बड़ा मेहरबानी इसको सही कर लेना। कंट्रोल पे मैं ओपिनियन नहीं देता। हाँ, कंट्रोल्स के मैं समझता हूं अपने ऑडिट प्रोसीजर को डिजाइन करने के लिए। तो पहले बताओ, अब ये मटीरियलिटी की बातें याद रहेंगी कि असेसमेंट कैसे करनी है विद इन अ सिंगल। अच्छा, कुछ एसेट्स हैं जिस पे डेप्रिसिएशन ज्यादा बुक हुआ है और कुछ एसेट्स हैं कम हुआ है, नेट करके देखेंगे। अच्छा, नेट करके गलती आ सकती है, आ सकती है। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, यहां तक बात क्लियर है? प्लीज जल्दी से। एक अली भाई ने खुद सवाल फेंका मार्केट में, सुनना। अगर दो एसेट की डेप्रिसिएशन गलत रिकॉर्ड हुई हुई हो, मींस एक की 10 से ज्यादा रिकॉर्ड हुई हुई है, एक की 5 से कम, गलती कितने की? बकवास किसकी करेंगे? 5 की। ओवरऑल डेप्रिसिएशन सही है, 5 की गलती है। अच्छा, आप डायरेक्टर के पास गए, यार ये एफएस सही नहीं कर रहे, कितने की गलती? आप बोलोगे एक 10 का कम रिकॉर्ड हुआ है, दूसरा 5 का ज्यादा। बोलेगा लंबी नहीं कर, सीधा बता गलती कितने की है? 5 की। 5 का सही करा लो। तो फिर अलग से लाओगे भाई। देखो सवाल क्या है, मार्केट में नई चीज डाल दो, डेप्रिसिएशन अलग, गेन भी गलत, तो कितनी गलतियां? अच्छा, तो डेप्रिसिएशन को उससे नेट कर दोगे? नहीं, डेप्रिसिएशन का पंगा अलग चल रहा है भाई। डेप्रिसिएशन 10 से ज्यादा, 5 से कम, नेट 5 का इफेक्ट। फिर इन्होंने बोला फरमाइश डाली सर गेन भी डाल दें, गेन भी गलत। तो क्या डेप्रिसिएशन को उसमें नेट कर दूंगा या ये अलग वो अलग? गेन को मिलाऊंगा, कितने का गेन गलत है, और फिर डेप्रिसिएशन देखूंगा कितने का गलत है, दोनों को मिलाऊंगा, देखूंगा क्यूमुलेटिव मिसस्टेटमेंट कितने की है। नॉट विद इन अ सिंगल हेड। सिंगल हेड तो नेट ही होगा ना यार। खुद भी दिमाग लगाओ, खुद अगर किसी चीज का ऑडिट कर रहे हो तो ये बोलोगे ना डेप्रिसिएशन इतने से गलत है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं सिर्फ इसकी। अब एक क्लाइंट का नाम नहीं लूंगा, खैर अभी वरना उसके पब्लिश होने वाले हैं फाइनेंशियल, सुनना। खैर मैंने उसमें गलती पिक की। अच्छा, उसमें कुछ एसेट्स थे जिसमें ग्रांट इनकम 1.6 बिलियन से ज्यादा बुक हुई हुई थी, डेफर्ड से इनकम में रिलीज हो गई थी, और कुछ एसेट्स की थी जिनकी नहीं बुक हुई थी, यानी ऑब्वियसली ऑफसेट हो गया। अच्छा, अब हम गए मैनेजमेंट के पास, सुनिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। अब हम गए मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट कह रही है यार ओवरऑल क्या मसला है। जो हमारा वो चिंटू क्लास आज चला था ना, हमारा एम मेरा, वो बोलने लगा सर देखें कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिस पे इन्होंने ज्यादा बुक की हुई है, कुछ एसेट्स हैं इस पे कम बुक हुई है। डायरेक्टर ने बोला भाईजान मैं पूछ क्या रहा हूं, मसला क्या है, कितने की गलती मेरे एफएस में है? हमने बोला 200 मिलियन। डायरेक्टर ने बोला पहले उसको बाहर निकाल। मैंने कहा तू जा बाहर जा। मैंने कहा देखें सर मसला ये है, मैंने कहा देखें कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिस पे ग्रांट इनकम ज़्यादा बुक हुई हुई है, क्योंकि उसकी लाइफ गलत रख दी गई थी तो ज़्यादा रिलीज हो गई ग्रांट। भाई आप ओवर द लाइफ रिकॉर्ड करते हो ना, तो मैंने डायरेक्टर को समझाया, और मैंने कहा कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिसकी लाइफ ज़्यादा कर ली जबकि होनी चाहिए थी। तो बोल रहा आकाश ये बता दो यार मसला कितने का? मैंने कहा 200 मिलियन का मसला है, आपकी मटीरियलिटी जो है ना वो 150 मिलियन है, तो इसीलिए मैं आपके पास उठ के आया हूं। तो वो मुझे क्या, ऐसे डायरेक्टर से तो बात करते हो ना, उसको तो बताते हो चीजें कि भाई ये थ्रेशोल्ड आप बताते हो ना, मेरी ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये सारी चीजें आगे। तो वो बोला अच्छा आकाश मेरे 200 मिलियन का मसला है ना,
तो वो जो कह रहा था कि कुछ एसेट्स में ज्यादा बुक हुई हुई है, कुछ, मैंने कहा सर देखें ओवरऑल डेफर्ड ग्रांट अगर बैलेंस शीट में देखोगे वो भी नेट हुई हुई है, इनकम भी नेट हुई हुई है, एक में ज्यादा एक में। मैंने कहा सर, वो बोल रहे अच्छा जैसे तुम लोग सोच रहे हो ना वैसे डायरेक्टर भी सोच रहा है, क्योंकि उस भंगी ने कंफ्यूज कर दिया उसको। अब आगे सुनो, आगे सुनना, कंफ्यूजन दूर कैसे की मैंने कहा सर आप अज्यूम करें जिन एसेट्स पे कम बुक हुई हुई है मैं उसमें ज्यादा कर दूं, और जिन एसेट्स पे ज्यादा हुई हुई है मैं अल्लाह की कसम फिर 200 पे आ जाऊंगा। अब गलती तो इतने की है ना, यानी वो बोल रहा अच्छा मतलब आप कह रहे हो ओवरऑल गलती इतने की है। तो मैंने कहा सर मैं आपको बोर्ड लेटर में लिख के दे देता हूं कि आप बाकी चीजें सही करा लीजिएगा, ये 200 एडजस्ट करा लें, 200 मुझे जो बताया ये गलत है, ये ज्यादा बुक हुआ है जो कि होना। हाँ देखिए कुछ पे कम है कुछ पे ज्यादा है, पर जो ज्यादा बुक हुई है वो 200 निकल हुई है ऊपर, वो सही कर लें। उसने बोला यानी ओवरऑल गलती कितने की है, तो मैं अपने ओपिनियन को उड़ा दूं या नेट बेसिस पे? अच्छा अब उसने सही की 10 मिलियन के करीब कुछ थोड़ा सा रह गया, मैंने कहा लिख के दे दे, लिख दिया उसने। बात समझ आई? तो कहने का मतलब यह है कि यू नीड टू, देखो आप खुद बोल दो ना भाई, अगर फॉर एग्जांपल जो हुआ है उसको उलट भी कर दो तब भी 200 मिलियन का फर्क, वहीं खड़े हो जाओगे ना आके, कुछ एसेट में ज्यादा कुछ एसेट्स में, अगर यही रिवर्स सिचुएशन कर दो सारे एसेट्स अपने हिसाब से हो गए, पर फेस पे तो अभी भी 200 मिलियन का ही फंड है, तो गलती कितने की है? हाँ अगर मैं कहूं 200 मिलियन का गवर्नमेंट ग्रांट का एरर है, एक चीज साइड में लगा दी, और मैंने कहा इदारे ने स्क्रैप इनकम बुक की हुई है जो अगले साल बुक करनी थी, इस साल नहीं अगले साल बुक करनी थी, कट ऑफ का मसला हो गया। अच्छा अब मैं तुमसे पूछता हूं कितनी गलतियां हो गई, अब दोनों को नेट कर दूं, दोनों को मिला दूं? नहीं, पर क्यूमुलेटिव में स्टेटमेंट देखूंगा, क्यूमुलेटिव देखूंगा, कि क्यूमुलेटिव इसलिए देखूंगा कि ग्रांट की गलती अलग अपनी जगह है, ये गलती अपनी जगह, इसमें नेट नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा 200 मिलियन की गलती वो, 150 मिलियन की ये, कुल मिला के एरर 350 मिलियन। अब ये असेस होगा मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड पे, एग्रीड? ये इसलिए बताया ताकि आपको अगर एक सवाल में एक से ज्यादा सिचुएशन में गलतियां मिले तो उसको असेस किस तरह करना है। पहले बताओ लॉजिकली बात समझ आती है? नेटिंग और ग्रॉस क्लियर हो गया, पक्की बात है। अच्छा भाई सर शहजिल कह रहे मुझे मेरा जवाब मिल गया आज, वाह, लव यू कह रहा है, लव यू टू जानी। चलें अच्छा यार एक दो चीजें प्लीज प्लीज बिफोर वी क्लोज, इधर देखो मैं तो खुद सुबह से पढ़ा रहा हूं, इधर एक मिनट खाली यहां पे। अच्छा वो कह रही है सर दोस्त की बात पक्की हो रही है वहां पे जाना है, ओके। अबे तो तुम्हें क्यों जाना है भाई, चलो खैर चांस के लिए जा रहे हो, इधर सुनो। अच्छा इधर सुनो प्लीज प्लीज, आगे यार 2-3 काम की बातें भी हैं इधर प्लीज। अरे आई लव यू यार, वो इमाद अली कितना अच्छे बच्चे बोला था, सलाम करने के लिए क्लास में आया हूं क्योंकि मैं प्रीवियस लेक्चर कवर कर रहा हूं। लव यू यार, वालेकुम सलाम। इधर रावेल कह रही है सर जो लिख के देते हैं ऑडिटर को, यार प्लीज प्लीज इधर प्लीज फोकस करना है, जवाबात देने यार, देखो प्लीज बड़ी काम की चीजें भी आती हैं यहाँ पे। सर जो लिख के देते हैं ऑडिटर को, क्या ऑडिटर वो एज अ प्रूफ अपने पास रखेगा या डिस्क्लोज करता है? भाई अपने पास रखेगा, अपने पास ही रखेगा कि वो एक सबूत है कि मैनेजमेंट ने कहा है कि ये चीज क्योंकि सबूत के बगैर आप ऑडिट नहीं कर सकते। अच्छा भाई इधर हसान भाई कह रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिन एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस में मसले से ओपिनियन चेंज हो सकता है। यस, क्लासिफिकेशन का मसला भी मसला कहलाता है क्योंकि वो दो अलग अलग आइटम्स है। अच्छा एक और तुम बताओगे, एडमिन के अंदर ही एक्सपेंस ऊपर नीचे हुए हुए, नेट हो गया, एडमिन सेलिंग में, सेलिंग एडमिन में, तो अलग अलग तो मसला है। अच्छा ये तो मैंने वो भैया ने एनजीओ में करवाया था, है ना? तो अगर ये क्लासिफिकेशन का, अच्छा बैंक ने पाबंदी लगाई हुई है तुम्हारे एडमिन एक्सपेंसेस इससे ऊपर नहीं हो सकते, तो रिस्क है ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स, तो वो डिपेंड करता है जानी। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई है कि नेट नेट कब खेलना है, ग्रॉस ग्रॉस कब खेलना है। चलिए जी मिलते हैं अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज़।